नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2024 लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के जो सुप्रीम कमांडर हैं हसन नसरुल्लाह अपने कमांडोज के साथ जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है उसमें एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में हिजबुल्लाह के चीफ अपने आर्मी कमांडोज के साथ साथ जो कुर्दिश आर्मी है उनके ब्रिगेडियर जनरल भी शामिल थे। जब ये मीटिंग चल रही होती है तो थोड़ी देर के बाद बेरूत के आसमान में इजराइल का F-35 विमान गरजते हुए चला आता है और ये विमान जो है उस हेडक्वार्टर पे बमों की बारिश कर देता है। इस हमले में जो आजू बाजू के जो 6 जो इमारत है वो पूरी तरह से जमींदोज हो जाते हैं और 11 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और इसके साथ साथ 91 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इस हमले के थोड़ी देर के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ये घोषणा करती है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हैं हसन नसरुल्लाह वो मारे जा चुके हैं। पहले तो हिजबुल्लाह इस खबर को डिनाई करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हिजबुल्लाह एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह, उनकी बेटी और बाकी जो कमांडोज हैं वो मारे जा चुके हैं। इस खबर के आने के बाद इजराइल का 30 सालों से चला आ रहा लंबा इंतजार खत्म हो जाता है। इजराइल पिछले 30 सालों से हसन नसरुल्लाह को मारने की प्लानिंग कर रहा था, बट उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। ये जो ऑपरेशन ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको इस बात से समझ में आ जाएगा कि इस ऑपरेशन के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये घोषणा की है कि ये इजराइल के अब तक के जो बेस्ट ऑपरेशंस में ये शामिल किया गया है। सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। तो आज के सेशन में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि इजराइल ने कितनी सटीक प्लानिंग की थी और इसके बाद जो मिडिल ईस्ट है उसमें क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 28 सितंबर के दिन हुए घटनाक्रम को। 28 सितंबर को जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं हसन नसरुल्लाह कुर्दिश आर्मी के जो ब्रिगेडियर जनरल है अब्बास नीलोफरसान के साथ अपने हेडक्वार्टर्स में मीटिंग कर रहे थे। जब वो मीटिंग कर रहे थे उस वक्त जो है एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो इजराइल ने अपने F-35 विमान को बेरूत की तरफ रवाना कर दिया था। थोड़ी देर में ये विमान F-35 जो विमान होता है वो हेडक्वार्टर पे बम गिराया जाता है और ये हमला जो है एक बार में नहीं होता है बल्कि कुछ मिनटों तक ये हमला चलता रहता है। इस हमले में जो आजू बाजू के जो 6 इमारत थे वो पूरी तरह जमींदोज हो जाते हैं और इसके साथ 11 लोगों की मौत हो जाती है और 91 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये हमला इतना सटीक था कि हसन नसरुल्लाह का बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। थोड़ी देर के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स कंफर्म कर देती है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह का बचना नामुमकिन है और इस हमले में वो मारे जा चुके हैं। पहले तो हिजबुल्लाह जो है इस खबर को मना कर देता है, डिनाई कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि हसन नसरुल्लाह जो है वो मारे जा चुके हैं। इस खबर का 2 असर होते हैं। पहला ये होता है कि एक तरफ इजराइल की तरफ लोग खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं कि हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं, लेकिन दूसरी साइड लेबनान की बात करते हैं तो वहां पे जो है लोग गम में डूब जाते हैं। इस खबर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि लेबनान की जो एक न्यूज एंकर है जब उस खबर को पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते वो रोने लगती है लाइव टेलीविजन पे। तो आप समझ सकते हो कि लेबनान में हसन नसरुल्लाह का क्रेज कितना था। अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल पिछले 30 सालों से हसन नसरुल्लाह को मारने की प्लानिंग कर रहा था, बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। अब सवाल ये है कि इजराइल ने कितनी सटीक प्लानिंग की, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। इस पूरे प्लानिंग को हम लोग स्टेप्स में समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस की। आज की तारीख में इजराइल का इंटेलिजेंस सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इजराइल का इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो हिजबुल्लाह के अंदर अपने स्ट्रॉन्ग पेट जमा चुका है। कुछ दिन पहले ही जो इजराइल ने पेजर अटैक्स किए थे हिजबुल्लाह पे वो इसी इंटेलिजेंस सर्विस का जो खुफिया तंत्र है उसकी मजबूती को दर्शाता था। इस टाइम में जब हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने मार गिराया है तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो है इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस। इस पूरे ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन था वो एक ज्वाइंट टीम वर्क था जिसमें इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस शामिल थी, इजराइल की गवर्नमेंट शामिल थी और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस शामिल थी। इन तीनों ने एक ज्वाइंट वर्क करके ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
अगर हम हसन नसरुल्लाह की बात करें तो इजराइल पिछले 2 महीने से उनको मारने की प्लानिंग कर रहा था, बट उसको एग्जैक्ट इनपुट नहीं मिल पा रहा था जिससे वो उस पर हमला कर सके। बुधवार के दिन इजराइल को फाइनल इनपुट मिलता है कि हसन नसरुल्लाह जो फ्राइडे के दिन मतलब शुक्रवार को दिन अपने हेड क्वार्टर में जो है कुर्दिश आर्मी के जो ब्रिगेडियर जनरल है अब्बास नीलोफरसान के साथ मीटिंग करने वाले हैं। ये इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि आप ये समझ सकते हो कि उनको ये भी पता था कि जो हसन नसरुल्लाह हैं वो किस कार से आने वाले हैं। मतलब आप समझ लो कि उनके पास कितनी स्ट्रांग इंटेलिजेंस थी। बहरहाल जब ये जो प्लान है, जब ये प्लान इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू को बताया जाता है, वो तुरंत बोलते हैं इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि ये जो छोटा सा मौका उनके हाथ में आया हुआ है उसको गंवा दिया जाए। हसन नसरुल्लाह जिसको इजराइल पिछले 30 सालों से तलाश रहा था, आज हो सकता था कि फ्राइडे के दिन वो मारा जा सकता था। अब प्लानिंग की दूसरी जो कड़ी थी वो कड़ी में शामिल होते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। पहले तो उन्होंने ये घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासभा का जनरल असेंबली का जो अधिवेशन है वो उसमें शामिल नहीं होंगे। बुधवार के दिन वो जनरल असेंबली के सभा अधिवेशन में शामिल होने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। ये जो किया गया था इसलिए किया गया था कि इस पूरे घटनाक्रम से हिजबुल्लाह का दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन शुक्रवार के दिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है यूएन महासभा में अपना भाषण खत्म करते हैं। जब वो होटल आते हैं तो होटल में आके वो अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और इंटेलिजेंस सर्विस के जो चीफ होते हैं उनसे मीटिंग करते हैं, और इस मीटिंग में उनको इस ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बताया जाता है और वहीं से इस ऑपरेशन को वो ग्रीन सिग्नल देते हैं। इधर बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और कुर्दिश आर्मी के जो ब्रिगेडियर जनरल हैं अब्बास नीलोफरसान, वो जो हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है वो उसमें मीटिंग कर रहे थे। आपको जान के हैरानी होगी जो ये हेडक्वार्टर है वो 50 फीट नीचे बंकर में बना हुआ है। मतलब ये कितना सेफ हो सकता आप सोच सकते हो। जब ये इनपुट मिल जाती है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कि हिजबुल्लाह के चीफ जो हैं वो हेडक्वार्टर्स में पहुंच चुके हैं, तो उसी वक्त F-35 विमान जो है वो बेरूत की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर में F-35 विमान जो है GPS गाइडेड बंकर ब्लास्ट बम को छोड़ देता है उस हेडक्वार्टर में। कुछ मिनटों के भीतर ही 80 टन से ज्यादा बमबारी की जाती है उस हेडक्वार्टर्स में, और इस हमले में किसी का बच पाना तो नामुमकिन ही था। अब हम ये भी समझ लेते हैं जो बम गिराए गए थे वो बम किस टाइप के थे। बेसिकली ये जो बम F-35 के द्वारा इजराइल ने हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए गिराया था उसको बोलते हैं बंकर ब्लास्ट बम। ये बम जो होते हैं ये GPS गाइडेड बम होते हैं। ये बम धरती के नीचे 250 फीट तक नीचे जाते हैं और तब जाके ब्लास्ट करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये बम जब नीचे गया होगा उसके ब्लास्ट करेगा तो किसी भी आदमी के बचने की संभावना तो बिल्कुल ना के बराबर थी। इस एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप कमांड लीडर थे उनको मौत के नींद सुला दिया है। आज पिछले कुछ दिनों में इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह के सभी टॉप कमांडर्स की मौत हो चुकी है। आज के तारीख में हिजबुल्लाह को लीड करने वाला कोई भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हसन नसरुल्लाह के बारे में जानते हैं। हसन नसरुल्लाह जो है उनका जन्म 1960 में हुआ था। 1980 के दशक में हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह में शामिल होते हैं। 1992 में हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया जाता है। लेबनान और इजराइल का वार जब 2006 में जब खत्म हुआ तो उस वक्त हसन नसरुल्लाह जो थे वो घर घर की पहचान बन चुके थे लेबनान की। हसन नसरुल्लाह का एक काफ़ी रसूख हुआ करता था हिजबुल्लाह के अंदर भी और लेबनान के अंदर भी। पिछले 30 सालों से हसन नसरुल्लाह जो है वो छुपकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया करते थे। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इजराइल ने लगातार हमले करके हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के लगभग सभी टॉप कमांडर्स को मौत की नींद सुला दिया है। 30 जुलाई को इजराइल ने बेरूत में बड़ा हवाई हमला किया जिसमें इजराइल के सैन्य प्रमुख फौज शुक्र को मार गिराया गया। इजराइल ने पिछले सप्ताह शुक्रवार 20 सितंबर को बेरूत में फिर से एक हवाई हमला किया जिसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को मार दिया। शुक्रवार को जब हवाई हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत होती है उसके साथ साथ इजराइल का एक और टॉप कमांडर अली कराकी भी मारा जाता है।
इसके साथ अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप कमांड के लीडर्स होते हैं वो आज के डेट में मौत की नींद सो चुके हैं और उनको लीड करने वाला अभी तक कोई भी नहीं। अब हम आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमला किया है इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर, उसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है। इस हमले के बाद जो सबसे बड़ा असर देखने को मिला है वो है डर का एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया इजराइल ने, इसकी कुछ कह नहीं सकते। इजराइल के हमले का इतना डर है कि ईरान में भी इसका खौफ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इस हमले की वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतोल्ला अली खामनेई को एक सीक्रेट लोकेशन में भेज दिया गया है। इस हमले का असर जो है हमास पे भी साफ साफ देखा जा सकता है। हमास ने भी जो अपने टॉप कमांडर है अल सनाबिर, उसके लोकेशन को चेंज कर दिया है। इस हमले के बाद हमास ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है लेबनान के साथ रोक दिए हैं। इस इजराइल का इतना बड़ा डर उनके अंदर बैठा हुआ है कि अभी जो हमास के जो लोग हैं वो किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब उनको कम्युनिकेशन करने के लिए वो अभी हैंड रिटन लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब खौफ का कितना ज़्यादा आलम है ये आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान जो है हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अलायंस है। एक्चुअली हिजबुल्लाह को जो भी सैन्य सहायता मिलती है, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो ईरान के द्वारा ही दी जाती है। और हसन नसरुल्लाह जो है ईरान के काफ़ी करीब माने जाते हैं। उनकी मौत का जो सबसे ज़्यादा असर जो होगा वो ईरान पे होगा। अब ईरान के पास क्या विकल्प है। अब ईरान के पास दो विकल्प निकल के सामने आते हैं। पहला तो वो या तो डायरेक्ट हमला कर दे इजराइल पे, और दूसरा वो प्रतिरोध की दूरी मतलब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को और बढ़ावा दे। अब यहाँ पे एक सवाल ये निकल के आता है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। इसको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अब इजराइल क्या करेगा। इजराइल की आज की खबर को माने तो इजराइल जो है अब जो है लेबनान में जो जमीनी हमला करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेबनान के बॉर्डर पे इजराइल ने अपने बड़ी मात्रा में अपनी फौज को इकट्ठा कर रखा है। वो कभी भी लेबनान में इंटर कर सकते हैं। अब अगर लेबनान में इजराइल इंटर करता है तो जो लेबनान की जो हालत होगी वो गाजा की तरह ही होगी। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे हमला किया था, उसके बाद जब इजराइल ने रिटेलिएशन किया तो आज के डेट में 40,000 से ज़्यादा जो लोग हैं फिलिस्तीन में वो मारे जा चुके हैं। और लगभग जो पूरी की पूरी जो गाजा की आबादी है वो वहाँ से निकल चुकी है। आज गाजा खंडहर बन चुका है। तो अगर इजराइल जो है लेबनान में इंटर करती है जो अपनी ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। एक बात निकल के आती है, अगर ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ावा दिया तो उसका इम्पैक्ट जो है इजराइल पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की, मतलब प्रतिरोध की दूरी। ये आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा। बेसिकली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की दूरी जो है ईरान के द्वारा बनाया गया कोलिशन है जिसमें ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दोनों इन्वॉल्व रहती है। इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास, सीरिया में अबू सहद की गवर्नमेंट और यमन में हूती जो विद्रोह है वो शामिल हैं। तो ईरान इस कोalition को लीड करता है और इन जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनको टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान करता है, उनको वो आर्मी एक्सपर्टाइज भी प्रदान करता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो कितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप है उनका एक ही मकसद है, वो इजराइल को अनस्टेबल रखे और मिडल ईस्ट में जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो प्रेजेंस है उनको वो अनस्टेबल रखना चाहता है। ये जो पूरा का पूरा आरोप जो है पहले से भी ईरान पे लगता आया है कि वो इन ग्रुप को फंड करता है, उन ग्रुप को बढ़ावा देता है जो इजराइल पर लगातार हमला करते रहते हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार ईरान जो है हिजबुल्लाह के ऊपर $700 मिलियन से ज़्यादा की रकम खर्च करता है हर साल, और वो हमास के ऊपर $100 मिलियन से ज़्यादा की रकम खर्च करता है। इस पूरी रकम का इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल पे हमला करने के लिए किया जाता है। एक बात तो तय है कि हसन नसरुल्लाह की मौत ने पूरे मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसको बिगाड़ के रख दिया है, और ये जो ये सिचुएशन आज के डेट में काफ़ी ख़राब हो चुकी है।
पिछले दिनों में इजराइल ने लेबनान के ऊपर काफ़ी हमले किए हैं और अपने हमलों को काफ़ी तेज भी कर दिया है। इन हमलों में हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और अब ये तो तय है कि लेबनान भी अटैक करेगा, जवाब तो देगा और एक जो जंग की शुरुआत जो है होनी तय है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।